हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के अनुसार किसी भी अपराधी को कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। क्या हर अपराध में एक ही प्रकार की सजा होती है या अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड भी बदलता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे दंड क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर और साधारण एकांत कारावास और संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। साथ ही जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ केस लॉस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दंड क्या है, तो दंड को समझाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माँ बाप भी हमारी जो होते हैं वो हमें पनिशमेंट देते थे, ठीक है। और उसके बाद में टीचर्स हमें पनिशमेंट देते थे। तो पनिशमेंट हर उस चीज के लिए आपको दी जाती है या किसी व्यक्ति को दी जाती है, बच्चे को दी जाती है, जब वो कोई ऐसा कार्य करता है जो कि वो सही नहीं होता, कोई गलत कार्य करता है, ठीक है। लेकिन कानून के अंदर सही और गलत का फैसला कानून के द्वारा किया जाता है। तो दंड का मतलब है, दंड की परिभाषा मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता है या कोई अनुचित कार्य करता है, उसको कानून द्वारा दिए जाने वाली पनिशमेंट ही सजा ही दंड कहलाती है। अब वो डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार की गलती करी है, किस प्रकार का अपराध किया है। छोटा अपराध किया है, चोरी की है, या गंभीर अपराध किया है, या जघन्य अपराध किया है, तो उसके अपराध की प्रकृति के अनुसार ही उसे सजा दी जाती है। अब देखते हैं दंड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 4 के तहत अपराधियों को 6 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। पहला है मृत्युदंड, यानी सबसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता है, यानी कानून द्वारा उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, यानी उसके जीवन का अंत किया जाता है। आजीवन कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल, यानी कि जब भी कोई ऐसा कार्य किया जाता है या अपराध किया जाता है जिसमें गंभीर अपराध किया जाता है या कोई जघन्य अपराध किया जाता है, तो उसमें कानून द्वारा जब किसी व्यक्ति को उस दिन से, जिस दिन से सजा दी गई है, उससे बाकी जिंदगी जब तक वो जीवित है उसे आजीवन कारावास दी जाती है, ठीक है। यानी प्राकृतिक जो जीवन वो जी रहा था वो अब बाहर ना रहकर वो जेल के अंदर जिएगा। कारावास, कारावास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर परिश्रम के साथ कारावास, एक होता है साधारण कारावास, ठीक है। कठोर में व्यक्ति को जो होता है वो ये कठोर कार्य दिए जाते हैं, ऐसे कार्य जिसमें ताकत लगती है, इसलिए उसे कठोर कारावास कहा जाता है। और साधारण कारावास में उनको साधारण कार्य दिए जाते हैं। तो अपराध की प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति का कानून द्वारा निश्चित किया जाता है कि उसके अपराध के लिए उसे या कठोर कारावास दिया जाएगा या उसे साधारण कारावास दिया जाएगा। संपत्ति की जब्ती, अपराधी की संपत्ति राज्य द्वारा जब्त करना। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करता है जिसमें उसने किसी को धोखा दिया है, किसी की संपत्ति जब्त की है, ठीक है, तो उसमें जुर्माने के तौर पर उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया जाता है, ठीक है। तो वो कानून द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि उसकी जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी या नहीं की जाएगी। इनलीगल तरीके से जो संपत्ति को बनाया जाता है उसे उस टाइम वक्त संपत्ति जब्त की जाती है। जुर्माना, आर्थिक दंड, जब कोई छोटा जुर्म किया जाता है, कई बार कुछ सजाओं के साथ में जुर्माना भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये भी न्यायालय द्वारा ही तय किया जाता है कि व्यक्ति को सिर्फ सजा मिलेगी या उसे सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा, या सिर्फ जुर्माना देकर ही उसे छोड़ दिया जाएगा। सामुदायिक सेवा सर्विस, ये जो बीएनएस में नया जोड़ा गया है सुधारात्मक दंड है, जो छोटे मोटे अपराधों के लिए दिया जाता है। आई होप आपको पता होगा कि एक मूवी आई थी जिसके अंदर आमिर खान ने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, पर उसमें यही उससे पनिशमेंट दी गई थी, जब उससे बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है तब जाके उसको जो कम्युनिटी सर्विस की ही का ही दंड दिया जाता है। उसे ऐसे बच्चों के बीच में भेजा जाता है जो कि हैंडीकैप होते हैं, तो उनकी केयर करनी होती है उन्हें, ठीक है। सबसे पहले जो दंड के प्रकार में आता है वो होता है मृत्युदंड, यानी जीवन का समापन। किसी व्यक्ति को जब उसके अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता है, यानी उसे फांसी की सजा दी सुनाई गई है न्यायालय द्वारा, तो इसे डेथ पेनल्टी कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा दंड है, ठीक है, जिसे केवल दुर्लभ से दुर्लभ यानी रेयर टू रेयर टेस्ट केस जो होते हैं
उसके अंदर ही इसे लागू किया जाता है। बीएनएस के तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। तो कौन कौन से वो के है अपराध जिसमें मौत की सजा दी जाती है यानी मृत्युदंड दिया जाता है। तो मुख्य अपराध जिनमें मृत्युदंड मिल सकता है, पहला है हत्या, यानी कोई अपराधी अगर किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो धारा 103 सब क्लॉज 1 के तहत जानबूझकर की गई हत्या का आरोप में उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है। मॉब लिंचिंग धारा 103 सब क्लॉज 2 के अनुसार 5 या अधिक लोगों के समूह के द्वारा जाति या समुदाय या भाषा के आधार पर की गई कोई हत्या के लिए भी मृत्युदंड दिया जाता है। नाबालिग से बलात्कार, रेप ऑफ अ माइनर धारा 65 सब क्लॉज 2 के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के की पनिशमेंट भी जो है वो है मृत्युदंड है। गंभीर अपराध धारा 66 के तहत बलात्कार के कारण पीड़िता की मृत्यु होना, उसका लगातार अचेतन स्थिति में चले जाना, इस स्थिति में भी व्यक्ति को जो अपराधी होगा उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। देश के खिलाफ युद्ध करना धारा 147 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या उसका प्रयास करना भी देशद्रोह साबित होता है और देशद्रोह की सजा जो है वो मृत्युदंड तक हो सकती है। आतंकवादी कृत्य यानी आप कोई टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको धारा 113 के तहत आतंकी हमले जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। संगठित अपराध धारा 111 के तहत संगठित गिरोह द्वारा किया गया ऐसा अपराध जिसमें किसी की जान चली जाए उसमें उस अपराध की सजा भी मृत्युदंड हो सकती है। डकैती के साथ हत्या करना यानी कहीं पर अपराधी डकैती करने गया और उसके साथ साथ उसने हत्या भी की है तो धारा 310 सब क्लॉज 2 के तहत डकैती के दौरान की गई हत्या के लिए भी मृत्युदंड निश्चित किया गया है। अब मृत्युदंड में छूट यानी अपराध कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो गर्भवती महिला को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती यानी उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई महिला दोषी है और गर्भवती है तो उच्च न्यायालय उसकी मृत्युदंड की सजा को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास में बदल देगा। ठीक है, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो बच्चा होगा वो उस माँ की जिम्मेदारी होता है। इसीलिए नाबालिग अपराधी अपराध के समय में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भी मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो नाबालिग है। अब है कानूनी अधिकार और प्रक्रिया। हाई कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य होती है तो सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि ना कर ले। यानी अब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सेशन कोर्ट में चलते हैं। ठीक है, अब सेशन कोर्ट ने सारे के सारे एविडेंस के आधार पर सारे जो सबूत है उनको देखकर, गवाहों को देखकर, तो पूरे मामला जब पूरा निर्णय पूरा हो जाता है उसके बाद में जब उसे मृत्युदंड दिया जाता है, ठीक है, निश्चित करता है सेशन कोर्ट कि आपके इस अपराधी को मृत्युदंड दिया जा रहा है क्योंकि इसके जो एविडेंस है वो उसके खिलाफ है और इसका जो अपराध है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना सेशन कोर्ट किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकता है। विशेष कारणों का विवरण न्यायाधीश को अपने फैसले में लिखित रूप से ये स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा कि अपराधी को सुधरने का कोई मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है और आजीवन कारावास की सजा क्यों कम है। ठीक है, यानी उसे मेंशन करना होगा कि क्या उसे मौका दिया जा सकता है, इसका जो अपराध था वो इतना जघन्य था कि उसे सुधरने का मौका दिया जा सकता है या फिर उसे आजीवन कारावास की सजा तक नहीं सुनाई जा सकती है। यानी जो आजीवन कारावास है उसकी सजा भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अपील का अधिकार दोषी के पास हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार होता है। यानी सेशन कोर्ट ने जब उसे मृत्यु की सजा सुनाई है अपराधी को तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में अगर मृत्यु की सजा कंटिन्यू रखी हुई है, ठीक है, उसे स्थगित नहीं किया है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। क्या है संवैधानिक और दया याचिका। तो संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद में दोषी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को अपनी दया याचिका भेज सकता है, यानी उनसे मृत्युदंड माफ करने की अर्जी यानी अपील कर सकता है। बीएनएस के तहत नई समय सीमा। बीएनएस के तहत नई समय सीमा क्या क्या है तो नए कानून यानी बीएनएस के तहत दया याचिका दायर करने के लिए सख्त समय सीमा तय की गई है। जेल प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 30 दिनों के भीतर ही दोषी को दया याचिका के अधिकार की सूचना देनी होती है। संयुक्त याचिका पर रोक। यदि एक ही मामले में एक से अधिक दोषी हैं
तो उन सभी को एक साथ या अलग अलग लेकिन निश्चित समय के भीतर ही अपनी याचिकाएं सौंपनी होंगी। यानी मान लो 5 लोगों ने मिलकर डकैती की, ठीक है। अब 5 लोगों ने जब मिलकर डकैती की और उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनका सबका जो 5 लोगों था उनका एक ही केस बनेगा, ये तो है नहीं कि पांचों के अलग अलग केस बनेंगे जाके, ठीक है। तो उन केसेस में क्या होगा, जब 5 लोगों को सजा सुनाई जाएगी तो उन सजा की जो अपील होगी वो 5 लोगों को मिलकर करनी होगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने डकैती भी मिलकर ही करी थी, तो इसीलिए उनका जो केस होगा वो एक केस होगा और पांचों को एक साथ ही सजा मिली है, ठीक है। तो उनकी जो याचिका होगी कोर्ट में सौंपनी होगी वो पांचों को एक साथ ही सौंपनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पनिशमेंट है यानी दंड है वो है आजीवन कारावास। या जब कोर्ट द्वारा किसी भी अपराधी को सजा सुनाई जाती है तो उस दिन से लेके उसका पूरी जीवन का अंत तक उसे उसी जेल में रहनी होगी जिसमें कानून द्वारा उसे जिस जेल के लिए पनिशमेंट मिली है उसे ताउम्र उसी जेल में बिताना होगा। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 4 के अनुसार आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी के प्राकृतिक जीवन के बाकी बचे हुए पूरे समय को जेल में बिताना। हालांकि विभिन्न धाराओं में जैसे कि धारा 67 के तहत सजा की मात्रा की गणना करने के उद्देश्य से इसे 20 वर्ष की समतुल्य माना जाता है, ठीक है। यानी लगभग 20 वर्ष माना जाता है, ठीक। मान लो किसी अपराधी की जो आयु है वो 30 वर्ष है, ठीक है, और उसको सजा मिली है आजीवन कारावास की, तो 30 साल का तो वो खुद है। अब बाकी 30 साल जिस दिन से उसको पनिशमेंट मिली है और 20 साल और प्लस कर लो यानी 50 साल की आयु तक वो जेल में रहेगा, ठीक है। बीएनएस के तहत आजीवन कारावास से जुड़े हुए कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है सजा की अवधि। तो धारा 67 कानूनी रूप से आजीवन कारावास का मतलब उम्र कैद होता है। यानी आजीवन कारावास का मतलब होता है उम्र कैद, यानी जब तक की वो व्यक्ति की उम्र है यानी वो जीवित है तब तक के लिए उसे जेल। इसका अर्थ यह नहीं है कि सजा केवल 14 या 20 वर्ष की होगी, बल्कि कैदी को अपनी पूरी प्राकृतिक आयु तक जेल में रहना होता है, ठीक है। अब मान लो वो तो हमने लगभग बता दिया है कि 20 वर्ष की आयु, ठीक है। पहले ना जो आजीवन कारावास होता है उसका लमसम 14 वर्ष आ जाता है, ठीक है। परंतु बीएनएस की नई जो धारा आई है, नए सेक्शन है, उसके अनुसार 20 वर्ष तक की आयु मानी जाती है, ठीक है। लेकिन आजीवन कारावास का मतलब ही यही होता है आजीवन कारावास, यानी जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक के लिए उसको कारावास। विशेष प्रावधान। तो हत्या या धारा 103, बलात्कार और मानव तस्करी धारा 143 जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि का स्पष्टीकरण। अब हम समझते हैं प्राकृतिक जीवन की जो शेष अवधि है उसका स्पष्टीकरण यानी उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि का स्पष्टीकरण यह है कि आजीवन कारावास जिसका अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष समय के लिए कारावास से होगा। उदाहरण के लिए नाबालिग से गैंगरेप धारा 70 सब क्लॉज 2 या ऐसा यौन अपराध जिसे महिला की मृत्यु हो जाए या वो कोमा में चली जाए, ठीक है। धारा 66 के अंतर्गत उस व्यक्ति को क्या मिलती है, आजीवन कारावास की पनिशमेंट यानी सजा मिलती है। आजीवन कारावास के दोषियों द्वारा दोबारा अपराध करने पर क्या होता है। तो यदि कोई अपराधी पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वह जेल के अंदर या पैरोल के दौरान कोई नया गंभीर अपराध पुनः करता है तो उसके लिए विशेष कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। वो प्रावधान है हत्या करने पर धारा 104, यदि आजीवन कारावास का कोई कैदी किसी की हत्या कर देता है तो उसे मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को पहले से ही कारावास आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है और वो पुनः या तो परोल पर कोई गंभीर अपराध कर देता है या जेल के अंदर ही कोई अपराध कर देता है तो उसे डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड दिया सकता है। हत्या का प्रयास करने पर धारा 109 सब क्लॉज 2 के अनुसार यदि वह व्यक्ति किसी की हत्या का प्रयास करता है और पीड़ित को चोट पहुंचाता है तो उसे मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए उम्र कैद का प्रावधान है। आदतन अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान। तो आदतन मतलब होता है जो जिसकी हैबिट है, जो अपराध को बार बार रिपीट करता है। मान लो उसने पहले चोरी करी, उसे सजा हुई, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति ने चोरी करी, ठीक है, अब उसे सजा हो गई, वो अपराधी है, अब उसने फिर पुनः कोई नया अपराध किया तो इसका मतलब ये है कि वो आदतन अपराध करने का आदी है, ठीक है, वो अपराधों को रिपीट कर रहा है। बीएनएस की धारा 71 के तहत विशेष प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर यौन अपराधों जैसे धारा 64,
65 और 66 में दोबारा दोषी पाया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये मेंशन किया गया है बीएनएस की धारा 71 के अंतर्गत। सजा को कम करने पर विशेष प्रतिबंध। अभी सरकार के पास सजा कम करने का अधिकार है, लेकिन विशेष प्रावधान बीएनएस की धारा 474 के तहत यह अनिवार्य है कि यदि कोई व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को कम भी किया जाता है तो भी उसे कम से कम 14 वर्ष की वास्तविक सजा जेल में ही काटनी होगी। ठीक है, यानी मान लो कि किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हुई है, अब जेल में उसका व्यवहार अच्छा है, वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसकी सजा 14 वर्ष तक होगी ही होगी, उसे भोगनी होगी। उसके बाद उसकी बाकी की सजा माफ की जा सकती है, लेकिन कम से कम उसे 14 वर्ष तक जेल में रहना ही होगा और 14 वर्ष से पहले उसे रिहा भी नहीं किया जा सकता है। नए अपराधों में आजीवन कारावास का समावेश। बीएनएस में राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं, जिनमें सीधे आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल है। पहला है संगठित अपराध, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी बहुत सारे लोग मिलकर पहले से प्लानिंग करके जो अपराध करते हैं। संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम, धारा 111 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत संगठित अपराध को पहली बार एक विशेष और कड़े कानून के रूप में शामिल किया गया है। बीएनएस की धारा 111 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सिंडिकेट गैंग सीधे या परोक्ष रूप में आर्थिक या भौतिक लाभ हासिल करने के लिए हिंसा, धमकी, जबरदस्ती या अन्य गैर कानूनी तरीकों का उपयोग करता है तो उसे संगठित अपराध कहा जाता है या माना जाएगा। अब समझते हैं कि इसके दायरे क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन से कार्य होते हैं जिन्हें हम माना जाता है। जैसे पहला है हिंसक अपराध, अपहरण करना, जबरन वसूली करना, डकैती करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना यानी सुपारी देकर हत्या करना और जमीन हड़पना। ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं संगठित अपराध, यानी जो सभी लोग मिलकर 5 से 6 ग्रुप बनाते हैं, लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद वो अपहरण करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, जाके डकैतियां करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं या जमीन को हड़पते हैं। ठीक है, आर्थिक और साइबर अपराध करना, तो हवाला ट्रांजैक्शन, नकली करेंसी, बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले और गंभीर साइबर अपराध आदि भी संगठित अपराधों के अंदर शामिल होते हैं। तीसरा है तस्करी, तो इंसानों की वेश्यावृत्ति, फिरौती के लिए ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी करना भी संगठित जो अपराध होते हैं उसमें शामिल है। संगठित अपराध सिंडिकेट, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो मिलकर काम कर रहा हो उसे कहते हैं। ठीक है, इन्हें ग्रुप के साथ मिलकर ही ये अपराध किए जाते हैं, इन्हें संगठित अपराध कहा जाता है। अब देखते हैं दंड। यदि संगठित अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु आजीवन कारावास मिल सकता है, जिनको दंड दिया जा सकता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो कम से कम 5 वर्ष का कारावास तो निश्चित ही दिया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी संगठित अपराध पर लागू होता है। अब देखते हैं जो हमारा दंड है, उसका तीसरा पॉइंट वो हमारा है कारावास। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 4 के अंतर्गत कारावास एक प्रमुख दंडात्मक उपाय है। ठीक है, जिसे मुख्य रूप से 2 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला होता है कठोर कारावास, यानी कठोर श्रम के साथ में। दूसरा है साधारण कारावास, कठोर श्रम रहित, यानी उसमें साधारण ही काम दिए जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर जुर्माने या नव प्रवर्तित सामुदायिक सेवा जैसे अन्य दंडों के साथ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कारावास के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला है आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि तो जिस दिन किसी अपराधी को कानून द्वारा सजा सुनाई जाती है तब से लेके उसके जीवन काल के अंत तक उसे जेल में रहना, उसे आजीवन कारावास होता है। तो आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी व्यक्ति को अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास में रहना होगा जब तक कि सक्षम सरकार कानून के अनुसार उसकी सजा में क्षमा, निलंबन या परिहार या लघुकरण ना करे। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आजीवन कारावास दंड के प्रमुख प्रकारों में से एक है। ये सबसे कठोर दंडों में से एक है जो कि मृत्युदंड के बाद आता है। ठीक है, सबसे एंड में क्या आता है, मृत्युदंड। मतलब रेयर ऑफ द रेस्ट जो केसेस होते हैं जिसमें सामने वाले व्यक्ति की या तो हत्या कर दी गई हो या उसने रेप किया हो, उससे महिला की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या वो महिला कोमा में चली गई हो, तो ऐसे में जो अपराधी होता है उसे मृत्युदंड दिया जाता है या आजीवन कारावास दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो भयंकर दंड होते हैं।
आजीवन कारावास जीवन भर की सजा केवल 14 वर्ष की सजा नहीं होती। 14 वर्ष के बाद स्वतः ही रिहाई का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। रिहाई का निर्णय सरकार की नीति और कानून के अनुसार लिया जा सकता है। यह दंड गंभीर अपराधों जैसे हत्या, आतंकवादी और कुछ अन्य जघन्य अपराधों में दिया जाता है। ठीक है। और समझते हैं हम कठोर कारावास क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है, कठोर कारावास वह दंड है जिसमें दोष सिद्ध यानी अपराधी जो होता है उस व्यक्ति को जेल में रहते हुए शारीरिक श्रम यानी हार्ड लेबर भी करना पड़ता है। ये साधारण कारावास से अधिक कठोर होता है। जैसे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना हो गया है, पत्थरों को इधर से उधर उठाना हो गया है, यानी वो कार्य जिसमें शारीरिक श्रम ज्यादा लगता हो, ऐसे कार्य को कठोर कारावास कहा जाता है। ऐसे कार्य करने वाले अपराधी को दिया गया दंड कठोर कारावास कहलाता है। मुख्य बिंदु क्या है, इसमें कैदी को जेल में निर्धारित शारीरिक कार्य करना होता है, यानी उस अपराध के ऊपर निश्चित किया गया कार्य वो करना होगा। कार्य जेल के नियमों और कैदी की आयु, स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार भी दिया जाता है। यह दंड केवल तब तक दिया जाता है जब तक संबंधित कानून में इसका प्रावधान है। मान लो कानून चेंज हुआ या उसमें प्रावधान चेंज हुए तो उसके बाद में उसकी सजा भी चेंज हो जाएगी। इसका उद्देश्य अपराधी को दंडित करने के साथ साथ अनुशासन और सुधारना भी होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी अपराध के लिए न्यायालय 3 वर्ष तक के जेल में रहना होगा और जेल के नियमों के अनुसार निर्धारित श्रम भी करना होगा। अब देखते हैं साधारण कारावास क्या होता है। तो पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। साधारण कारावास वह दंड होता है जिसमें दोष सिद्ध व्यक्ति को यानी जो अपराधी व्यक्ति होता है उसे जेल में रखा जाता है, लेकिन उससे कठोर यानी शारीरिक श्रम जो होता है वो नहीं कराया जाता है। ठीक है। उनसे कार्य क्या करा जाएंगे, जैसे खाना बनवा लिया, चॉपिंग करवा ली, ठीक है, सब्जियों की, या कोई चीज बुनाई करनी है, सामान इस तरफ से इधर रखना है, लकड़ी का कोई कार्य है वो करना है। तो जो जेल में होता है वो जेलर ही डिसाइड करता है कि उन व्यक्तियों को अकॉर्डिंग टू लॉ कौन से काम दिए जाएंगे। अब देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो इसमें जेल में कैदी को जेल में रहना होता है, परंतु जो कठोर श्रम है वो करना अनिवार्य नहीं होता है। जेल के सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यह दंड अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों में दिया जाता है, यानी उस व्यक्ति ने जो कि जिसे साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है वो इसलिए सुनाई गई है क्योंकि उसने जो अपराध किया था वो कम गंभीर था। न्यायालय अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए साधारण और कठोर कारावास का निर्णय करता है। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 6 माह का साधारण कारावास दिया गया है तो उसे जेल में रहना होगा 6 माह तक के लिए और उसे कठोर शारीरिक श्रम नहीं कराया जाएगा। अब समझते हैं एकांत कारावास धारा 11। एकांत कारावास धारा 11 परिभाषा। एकांत कारावास वह व्यवस्था है जिसमें दोषित कैदी यानी जो अपराधी होता है जिसके ऊपर दोष क्लियर हो चुका है, जिसके ऊपर अपराध साबित हो चुका है, उसे अन्य कैदियों से अलग रखा जाता है, अलग कोठरी में रखा जाता है। यह एक प्रकार की विशेष दंडात्मक व्यवस्था होती है, यानी और कैदियों से बात करने की भी मनाही होती है, बिल्कुल अलग रखा जाता है, ना उससे कोई मिलता है ना उस व्यक्ति से कोई बात करता है, इसलिए इसको कहते हैं एकांत कारावास। ठीक है, यानी अलग अलग से बिल्कुल उसकी सजा मिली है, जिसे केवल कानून के अनुसार सीमित परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। एकांत कारावास से संबंधित हम देखते हैं मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो कैदी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। इसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है या विशेष परिस्थितियों से निपटना हो सकता है। इसे मनमाने ढंग से नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कानून और जेल नियमों का पालन आवश्यक होता है। लंबे समय तक एकांत कारावास मानवाधिकारों संबंधी तय उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसके उपयोग पर कानूनी सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति अगर अकेला रहेगा तो उसके जीवन की सुरक्षा भी कानून के हाथ में ही होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन उसका मूल अधिकार है में शामिल होता है, तो उसके जीवन पर कोई आहत ना हो, उसके जीवन को कोई संकट ना हो, इसका भी ध्यान जेल में रखा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि कोई कैदी दूसरे कैदी पर हमला न कर दे। कुछ एकांत कारावास की सजा किसी अपराधी को दी जाती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी मानसिक और शारीरिक उसका कोई हानि ना हो। उदाहरण के लिए यदि किसी कैदी को जेल के नियमों के अनुसार सीमित अवधि के लिए अन्य कैदियों से अलग एक कोठरी में रखा जाता है तो ये एकांत कारावास कहा जाता है। अब समझते हैं जुर्माना और सामाजिक सेवा का भुगतान न करने पर कारावास। यानी अब यदि कोर्ट ने जुर्माना निश्चित किया गया था उसको वो नहीं किया गया है, पे नहीं किया गया है, यदि किसी आरोपी पर जुर्माना लगाया गया है उसने उस जुर्माने को पे नहीं किया है, चुकाया नहीं है और या सामाजिक सेवा का
भुगतान का उल्लंघन किया है। यदि न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है, उसने उसका पालन नहीं किया है, तब क्या होता है। तो परिभाषा है, यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को जुर्माना या सामुदायिक सेवा का दंड देता है और वह बिना वैध कारण के आदेश का पालन नहीं करता है, तो कानून के अनुसार न्यायालय उसे डिफॉल्ट में कारावास का दंड दे सकता है, जहां ऐसा प्रावधान उपलब्ध हो। अब समझते हैं इसके मुख्य बिंदु। पहला है, जुर्माना देने पर न्यायालय डिफॉल्ट में कारावास का आदेश दे सकता है। ये कारावास मुख्य दंड का विकल्प नहीं है, बल्कि न्यायालय के आदेश का पालन न करने का परिणाम होता है। ठीक है। यदि कानून में किसी भी अपराध के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान है और दोषी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है, तो न्यायालय संबंधित कानूनी प्रावधान के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। डिफॉल्ट कारावास पूरा कर लेने से जहां कानून अन्यथा ना कहे जुर्माने की देयता स्वतः समाप्त नहीं होती है, परिस्थितियों के अनुसार जुर्माना फिर से वसूल भी किया जा सकता है। अब देखते हैं केस लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें मृत्युदंड के प्रति देश की दृष्टिकोण को बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की वैधता पर विचार किया और दुर्लभतम मामलों में ये सिद्धांत स्थापित किया कि इस सिद्धांत में यह निर्धारित किया गया था कि मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए। बच्चन लाल मामले 1980 ने व्यक्तिगत सजा निर्धारण और अपराधियों की परिस्थितियों पर विचार करने के महत्व को उजागर किया था। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड हमारा जो केस है वो है मच्छी सिंह बना पंजाब राज्य 1983। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। बच्चन सिंह के मामले में स्थापित रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए ये निर्धारित किया था कि किन परिस्थितियों में मृत्युदंड दिया जा सकता है। अब आप देखते हैं, अब अगला दंड जो है संपत्ति की जब्ती यानी कुर्की। ठीक है, जब्त कब करी जाती है। तो परिस्थिति परिभाषा इसकी है, संपत्ति की जब्ती का अर्थ है कि अपराध से अर्जित या अपराध में प्रयुक्त संपत्ति को राज्य द्वारा कानून के अनुसार अपने अधिकार में लेना। ये दंड का एक रूप हो सकता है जिसे न्यायालय कानून के प्रावधानों के अनुसार आदेशित करता है। अब इसके मुख्य बिंदु देखते हैं कौन कौन से हैं। अपराध से प्राप्त अवैध संपत्ति राज्य द्वारा जब्त की जाती है, यानी कोई अपराध किया गया है, उससे जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, संपत्ति जोड़ी गई है, उसको राज्य द्वारा जब्त किया जाता है। अपराध से प्रयुक्त संपत्ति को जब्त की जा सकती है यदि कानून इसकी अनुमति देता है। जब्ती का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा ही दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अपराधी को अपराध से प्राप्त लाभ से वंचित करना और अपराध को रोकना भी शामिल है। जब्त संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने संगठित अपराध या मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित की है, तो संबंधित कानून के अनुसार न्यायालय उस संपत्ति को राज्य के पक्ष में जब्त करने का आदेश दे सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो ड्रग्स बेचता है। ठीक है। अब उसने ड्रग्स बेचा, वो इलीगल है। ठीक है, कानूनी अपराध है। अब जिन व्यक्तियों को उन्होंने ड्रग्स बेचा उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई है। ठीक है, खराब हो गई क्योंकि उनको लत लग चुकी है। लेकिन उसने तो पैसा बनाया, उसने अपनी संपत्ति जोड़ी। ठीक है, संपत्ति में उसने घर खरीदा होगा, गाड़ी खरीदी होगी और भी चीजें करी होंगी। ठीक है, बिजनेस बनाया होगा, ऑफिस खोला होगा। तो क्या होगा, जब उसका उस व्यक्ति का जुर्म साबित हो जाता है तो न्यायालय क्या करती है, उसकी जितनी भी संपत्ति उसने जोड़ी होती है उस संपत्ति को राज्य द्वारा जब्त करने का आदेश दे सकती है। अब देखते हैं केस लॉ। भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम अमृतलाल राजीवदास 1994 के बाद में न्यायालय ने माना कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर व्यक्ति का वैध अधिकार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से वो संपत्ति बनाई है और कानून के अनुसार उसकी जब्ती की जा सकती है। तो आई होप आपको आज के जो हमने दंड पढ़े हैं, दंड के प्रकार पढ़े हुए हैं, वो समझ आए होंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको समझ नहीं आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।